अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं अली वॉइस चैनल। अहमद साहब वो हरीम को ले गए हैं। क्या बोल रही हो शगुफ्ता? सच कह रही हूँ अहमद साहब, वो ले गए हैं इसको। मेरी बच्ची को ले गए। इफ़त जहाँ ने शगुफ्ता बेगम और अहमद साहब की आधी गुफ्तगू सुनकर परेशानी से शगुफ्ता को देखा। शगुफ्ता बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ बहन, हरीम को कौन ले गया? वो ले गया बहन, वो शैतान अपनी शैतानी चक्कर से इसको यहाँ आपके घर में घुस कर ले गया। क्या? मगर कैसे? इफ़त जहाँ मुँह पर हाथ रखे सदमे से ज़मीन पर बैठती चली गई। वो खबीस पंडित, अगर हमें पता होता कि इसको खबर हो जाएगी तो मैं एक लम्हे भी हरीम को तन्हा न छोड़ती। मैं वहीं नमाज पढ़ती रही और आकर उसको लेकर चला गया। मुझसे चूक हो गई इफ़त बहन, मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाई। वो अम्मी बोल रही थी मुझे। दुख से शगुफ्ता निढाल सी खड़ी थी कि सारे घर में डोर बेल की आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई डोर बेल पर हाथ रख कर बोल गया है। इफ़त जहाँ ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो अहमद साहब अपने दोस्त वजाहत हुसैन के साथ खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही दोनों तेज़ी से घर में घुसते चले आए। अहमद साहब ने शगुफ्ता बेगम के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? कैसे घुस गया वो कमबख्त घर में? तुम कहाँ थी? अहमद, हरीम सो रही थी। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। अचानक आपकी आवाज़ आई, हरीम उठो आओ चलें। मैं समझी आप मुझसे और हरीम से मिलने आए हैं और इसको कमरे से बाहर लॉन्च में लेकर जा रहे हैं। नमाज ख़त्म करके मैंने इफ़त बहन से पूछा आपके आने के बारे में। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई नहीं आया। शगुफ्ता बेगम, आपने अपने कमरे का हिसार किया था? अहमद साहब ने इनसे इस्तफसार किया। जी, मुझे नमाज पढ़कर करना था। यह आपकी गलती है कि आप चौंक गई, मगर वो ताक लगाकर बैठा था। अब मैं कहाँ ढूंढूं हरीम को? प्लीज़ कुछ करें अहमद, शगुफ्ता बेगम ने बेबसी से कहा। भाई साहब कुछ करें, मेरी हरीम कहाँ होगी, किस हाल में होगी? एक मिनट रुकें ज़रा, अहमद साहब ने कुछ सुनने की कोशिश करते हुए कहा। फिर अहमद साहब ने शगुफ्ता के पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में पूछा, कहाँ से गायब हुई है हरीम? वो सामने वाले कमरे से उन्होंने हाथ के इशारे से बताया। मेरे पीछे कोई नहीं आए, शगुफ्ता जहाँ ने परेशानी से कहा। अहमद साहब आहिस्ता कदमों से आवाज़ की सिमत जाने लगे। आवाज़ उस कमरे से आ रही थी जहाँ से वो लोग हरीम को लेकर गए थे। अहमद साहब ने कमरे में दाखिल होकर कमरे के चारों तरफ आवाज़ की सिमत ढूंढी, चाहे मगर वो कुत्तों के रेंगने की धीमी धीमी आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उन्होंने हरीम के बिस्तर पर बहुत सारा ताज़ा खून पड़ा देखा, जैसे किसी जानदार को अभी अभी जख्मी किया गया हो। अहमद साहब के तमाम जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर उन्होंने आगे बढ़कर इस खून को हाथ लगाया तो एकदम से वो तमाम ताज़ा खून भरभरी मिट्टी में बदल गया, जिससे तेज का फोर और फुजले की बदबू आ रही थी। अहमद साहब ने कराहियत से हाथ छटका। आख! सारे कमरे में अजीब से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। तू क्या समझा हम तेरे लिए पता छोड़ जाएंगे? अब ढूंढ कर दिखा, पटकता रहा अपना सिर। हा 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 बुड्ढा। फिर सारे कमरे में गहरा सुकूत फैल गया। अहमद साहब ने बाहर आकर वजाहत हुसैन से पूछा, किसी ऐसे को जानते हो जो मदद कर सके? इफ़त जहाँ ने इनसे कहा, आप पुलिस में रिपोर्ट करें, मेरा दिल बहुत डर रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती बहन, मामला दूसरा है। एक है तो मेरा चाचा ज़ाद भाई, शायद वो कुछ मदद कर सके। वजाहत साहब ने अहमद साहब को बताया। चलो फिर फ़ौरन चलो, अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं वजाहत हुसैन के भाई से मिलने जा रहा हूँ, शायद कोई सबील बन जाए। वजाहत हुसैन के साथ अहमद साहब काफ़ी देर गाड़ी में सफ़र करके मलेर पहुँचे। गाड़ी एक जगह रुक कर पतली सी गली में मुड़ रही थी। अहमद साहब साथ साथ चलते रहे और दुआ करते रहे कि अल्लाह करे काम बन जाए। नीले से लकड़ी के दरवाजे पर जाकर दोनों रुक गए। खट खट खट, कौन है? अंदर से एक निस्वानी आवाज़ आई। भाभी वजाहत हूँ। उमर फारूक हैं? जी हैं, दरवाज़ा खोलते हुए इन खातून ने कहा। आप अंदर आ जाएं, बस तस्बीह पढ़ रहे हैं, आते ही होंगे, मैंने इतला कर दी है। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला सा डेढ़ उम्र का आदमी लंबी सी दाढ़ी के साथ निकलकर बाहर सेहन में आकर इन दोनों से सलाम करने लगा। क्या ऐसे हैं वजाहत भाई, आज मेरी याद कैसे आ गई? उमर, ये मेरा दोस्त है अहमद सुल्तान, इसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खैरियत है भाई? उमर फारूक ने फिक्रमंदी से पूछा। मामला बहुत ख़तरनाक है, तुम वादा करो पीछे नहीं हटोगे।
वजाहत हुसैन ने पहले ही वादा लेने का फैसला किया। अरे भाई, तुमने कहा और मैं न मानूं, ये मेरा वादा है, परेशानी बताओ। वजाहत हुसैन ने अहमद सुल्तान का दायां हाथ उमर के हाथ में देकर कहा, इसको सूंघो। उमर फारूक ने अहमद साहब का हाथ नाक के नज़दीक किया और एकदम से ऐसे झटका जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कहाँ से आए हो आप? ये कहाँ टकरा गए आपसे? कब से चल रहा है ये सब? उमर फारूक ने बहुत ज़्यादा परेशानी से सवाल करना शुरू किए। उमर, ये कुछ नहीं बताएगा, तुम बताओ, तुम्हें क्या पता चला है? ये तो ताज़ा मुर्दे खाने वाले असीबों की बदबू है। ये अजीबो गरीब हैत के खून पीने वाले ताज़ा मांस खाने वाले हैवले दिखा रहे हैं। उन्होंने अहमद साहब के हाथ की तरफ इशारा करके कहा, तो अब तुम क्या करोगे? देखो, उमर बच्ची का मामला है, वो इसको साथ ले गए हैं, वो उम्मीद से भी है, तुम वादा कर चुके हो। परेशानी से इन्होंने अहमद साहब को देखा और कहा, आप मुझे सारी बात बताएं। अहमद साहब ने सारी बात तफसील से बयान की। ओह, तो ये तमाशा है, ऐसा है तो ऐसा ही ठीक। इस्मा, मेरी तस्वीर लाओ ज़रा। जी, 1 मिनट लाती हूँ। इनकी बीवी ने तस्वीर ला कर दी। आप लोग ज़रा इंतज़ार करें, मैं पता करता हूँ। ये कह कर वो आंखें बंद करके तस्बीह के दाने तेज़ी से घुमाने लगे। कराची में तो नहीं है, कराची से आगे हैं, कब्रिस्तान के पास। हाँ, मेरा घर है कब्रिस्तान के करीब, अहमद साहब ने फ़ौरन बताया। अभी जाना होगा, आधा असर हो गया है, देर नहीं करनी। उमर फारूक ने आंखें खोलकर इनको बताया। अभी मैं कैसे जाऊंगा? बस तो सुबह मिलेगी। अहमद सुल्तान ने परेशानी से कहा, वजाहत भाई, आप लेकर चलें, अभी जाना होगा। उन्होंने घड़ी देखी, 12 बजे से पहले पहुंचना है। मैं साथ जाऊंगा तो फिर चलो, मैं ले चलता हूँ। अभी 8:30 हो रहे हैं, हम 11:30 तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अस्मा, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं वजाहत गाड़ी के साथ जा रहा हूँ। रात नहीं आऊँगा, दुआ करना। जी, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह हाफिज़। अहमद सुल्तान, वजाहत हुसैन और उमर फारूक हैदराबाद से जानिब रवाना हुए। तमाम रास्ता पुरअसरार खामोशी में गुजरा। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर उमर फारूक ने आंखें बंद की और बंद आंखों से इनको एक रास्ता बताने लगा। अब सीधा चलें, अब बाएं मुड़ें, अब बिल्कुल सीधा। हाँ, यहाँ रोक दें गाड़ी। अहमद साहब हैरानी से उनकी जानिब देख रहे थे, क्योंकि उमर फारूक ने गाड़ी अहमद सुल्तान के घर के बिल्कुल सामने को रोकी थी। उमर फारूक ने अहमद साहब को बोला, आप घर के ताले खोल कर अंदर जाकर बात करें। मैं यहाँ यूँ मुझे देखकर बिगड़ जाएगा, बेहतर है आसानी से बात बन जाए। अहमद साहब ने गाड़ी से उठकर दरवाजे का ताला खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता गया। साथ ही अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। दर दाखिल होने पर सामने ही कोई बैठा था। अंधेरे की वजह से वाज़िया नहीं नज़र आ रहा था। थोड़े से चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर ही आ रही थी। सामने सोफे पर दोनों पाँव पर रखे हैं, एक प्याला हाथ में लिए हरीम खुले बालों के साथ बैठी थी और जंगलियों की तरह हाथों से कच्चा गोश्त खा रही थी। मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ें आ रही थी और इसकी बांझों से खून टपक रहा था। अहमद साहब ने इसको आवाज़ दी, हरीम। एकदम से गोश्त चबाने की आवाज़ रुक गई। अहमद साहब ने दोबारा आवाज़ दी, हरीम। हरीम ने सर उठाया और मुक्कर वो मुस्कुराहट से भारी आवाज़ में कहा, आ गया, अंदर आ जाना, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जा अब्बू। और बुलंद आवाज़ से हंसने लगी। ये बोलकर हरीम ने अपने बालों में छिपा चेहरा उठाकर मक्कर वो मुस्कुराहट से अहमद सुल्तान को देखा। अहमद साहब ने हैरानी और खौफ से लरजती आवाज़ में हरीम की जानिब देखकर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है बेटी? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? और तुम ये खा क्यों रही हो जानवरों की तरह? हरीम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मक्कर वो मुस्कुराहट के साथ अपनी भारी आवाज़ में आहिस्ता से बोली, बेटी नहीं बेटा, अब्बू। हा हा हा, और बुलंद आवाज़ से कहके लगाना शुरू कर दिए। तुम चाहते क्या हो? क्यों परेशान कर रहे हो? अहमद साहब ने बेबसी से सवाल किया। हरीम ने गुस्से से गिरा कर कहा, क्या बिकता है बुड्ढे, हमने परेशान किया या तूने छेड़ा हमें? हम तो मस्त थे अपने कब्रिस्तान में, तेरे बेटे ने हमें रंग में भंग डाला। मेरे बेटे ने? अहमद साहब ने चीख कर इससे पूछा। हाँ, तेरे बेटे ने। हम खा रहे थे ना, हमने नहीं छेड़ा था, इसने पहल की। वो क्यों हमारे समय में हमारे बालन को पाँव से रौंद गया? हरीम ने चीख कर तेज आवाज़ में कहा, फिर हम तो खाएंगे ना, तो तुमने इसलिए। सदमे से अहमद साहब की आवाज़ हलक में ही अटक गई।
आंसुओं का एक गोला सा उनकी सांस रोक रहा था। कुछ लम्हे ठहर कर उन्होंने फिर से सवाल किया, तुमने इसलिए मेरे बेटे को समीर को मार दिया? मारा नहीं, खाया है। हा 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 हा। अब वो अपनी मकरा आवाज में पूरी खबासत के साथ हंसता चला जा रहा था। तो इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसके पास बालन है, देखो मेरी बात सुनो, इस बच्ची को छोड़ दो। नहीं। हरीम ने सर को दाएं बाएं जोर से हिलाते हुए भारी आवाज में कहा, बाल हैं, हमारा बालन है इसके पास। वो गुस्से से चीख कर बोला, तो दफा हो यहाँ से, जाता है या करूँ इशारा? बोल। कोई नहीं है तुम्हारा बालन, वो उसका बच्चा है। तेरी इतनी मजाल, बकवास करता है, तुम्हारे बालन को इसका बच्चा कहता है। रुक तो। एकदम से हरीम ने उछलकर दोनों हाथों से अहमद साहब का गला दबोच लिया। अहमद साहब के गले को पकड़ने के अगले ही लम्हे उमर फारूक घर में दाखिल हुए और गरजदार आवाज में कहा, छोड़ दे, दफा हो जा फौरन। हरीम ने गुस्से से उमर फारूक को घूरा और अहमद साहब को उछल कर दूर फेंक दिया, जहाँ मर बूढ़े अहमद साहब जमीन पर गिरकर बेसद हो गए। हरीम ने उमर फारूक की तरफ देखा और गुर्रा कर बोला, तू रोकेगा मुझे? बोल। हाँ मैं रोकूंगा तुझे खबीस, तुझे भी और तेरे मुर्दों को भी। तो आ रोक। ये कहकर हरीम ने हवा में मुअल्लिक होकर तेज आवाज से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओ भेम धर्म करम स्वादनी करम श्लोक अछत। सारे घर इसके मंत्र के जाप की आवाज से गूंज रहा था। हरीम के सामने ही जमीन पर खड़े उमर फारूक ने दोनों हाथों को मुट्ठी को बंद करके इन पर कुछ पढ़कर दम किया और दोनों मुट्ठी हरीम के सामने खोल दी और फुर्ती से मुंह में कुछ पढ़कर हरीम के चेहरे पर फूंका। वो 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। मुंह पर फूंक पड़ते ही हरीम बेहोश होकर निढाल सी जमीन पर धड़म से गिर पड़ी। उमर फारूक ने फौरन इसे हरीम के ऊपर कुछ दम किया और अहमद साहब को होश में लाने लगे। अहमद साहब होश करें, हमें जाना है। उठे अहमद साहब। चेहरा थपथपाने पर अहमद साहब ने आंखें खोली। हरीम सवालिया नजरों से उन्होंने उमर फारूक को देखा। ठीक है, वो हमें वापस जाना होगा जल्द से जल्द, आप चल सकते हैं? उन्होंने अहमद साहब के फटे सर से निकलते खून को अपनी कमीज से साफ करते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, चलो, अहमद साहब ने जमीन से उठते हुए कहा। उमर फारूक और अहमद साहब ने मिलकर बेहोश हरीम को उठाया और गाड़ी की पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर हरीम को पिछली सीट पर लटा दिया। अहमद साहब अपने घर के दरवाजे पर ताला डाल दें, मैं आता हूँ। अहमद साहब के ताला डालते ही उमर फारूक ने अहमद साहब को दरवाजे से दूर हटने को कहा और घर की दहलीज पर एक तावीज़ रख कर जला दिया। तावीज़ के जलकर राख होते ही उन्होंने इस तावीज़ की राख को अच्छी तरह अपने जूते से मसल कर सारी दहलीज पर फैला दिया। चले, अब आपका घर वो शैतान अपने मनहूस अज़ाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आए, हमें फ़ौरन निकलना होगा। अहमद साहब के लिए उमर फारूक ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर कहा, भाई आप आगे बैठें, मुझे बच्ची के पास बैठना होगा। ठीक है उमर फारूक, मैं आगे बैठता हूँ। उमर फारूक के गाड़ी में बैठते ही वजाहत हुसैन ने गाड़ी कराची के रास्ते पर डाल दी। उमर फारूक अपना दायां हाथ मजबूती से हरीम के माथे पर रख कर बैठे थे। कब्रिस्तान के करीब आते ही उमर फारूक ने पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ लम्हों बाद ही हरीम ने बेहोशी में एक कच्चे गोश्त और खून से भरी कैं कर दी। सारी गाड़ी में खून और गोश्त की नागवार बदबू फैल गई। गाड़ी रुक भी नहीं सकते थे। उमर फारूक की पढ़ाई जारी थी कि हरीम को होश आने लगा। हरीम का जिस्म 2 फुट ऊंचे झटके ऐसे खा रहा था जैसे कोई इसके बेजान जिस्म को उठा कर सीट पर पटक रहा हो। उमर फारूक ने और ज़्यादा सख्ती से हरीम के माथे को दबाकर कुछ पढ़ा और दूसरे हाथ से इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। बाल जकड़ते ही हरीम ऐसे बेहोश हो गई जैसे पहले होश में थी। कराची पहुंचकर हरीम के घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए अहमद साहब हाँप गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा इफ़त जहां ने खोला। हटे बहन, जल्दी दरवाज़ा पूरा खोल लें। ये बोलकर अहमद साहब गाड़ी से हरीम को निकालने के लिए उमर फारूक की मदद करने लगे। इन लोगों को बेहोश हरीम को लेकर आते देखकर इफ़त जहां शगुफ्ता बेगम परेशान हो। उमर फारूक ने अहमद साहब से पूछा, कौन सा कमरा है जिसके बिस्तर का सरहाना खाना काबा के रुख पर है? जी सामने वो कमरा है, ऐसा जवाब इफ़त जहां ने दिया। उमर फारूक और अहमद सुल्तान ने हरीम को बिस्तर पर लटा दिया।
اور عمر فاروق نے عفت جہاں سے کہا آپ مجھے کالا دھاگا دیں اور تھوڑا عرق گلاب دیں۔ جی میں لاتی ہوں۔ عفت جہاں یہ چیزیں لینے چلی گئی۔ شگفتہ بیگم نے فکر مندی سے احمد صاحب کے زخمی سر کی جانب دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہوا احمد؟ اسی خبیث کا کام ہے۔ کہاں سے ملی آپ کو حریم؟ ہمارے گھر میں تھی۔ وہ خبیث اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ وہاں کیسے پہنچی؟ وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہیں لے گیا تھا۔ وہاں بیٹھی کچا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دیکھو، سارا خون جمع ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی مردے کے ہاتھ ہیں۔ کیا حالت کر دی بچی کی کچھ ہی دنوں میں۔ احمد صاحب نے دکھ سے شگفتہ سے کہا۔ عفت جہاں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ عفت جہاں نے عرق گلاب اور کالا دھاگا عمر فاروق کو دے دیا۔ عمر فاروق نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ سب مل کر اس بچی کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کوئی بھی آواز یا حرکت ہو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس کو باندھنا ہے۔ عفت جہاں نے پریشانی سے ان کو دیکھ کر دکھ بھری آواز میں کہا آپ کیوں باندھیں گے؟ جی یہ کوئی جانور ہے؟ جی بہن یہ اس وقت جنگلی جانور سے بھی بدتر ہے۔ مجھے کرنے دیں، میں جو کر رہا ہوں۔ اس بچی کی مدد کریں، وقت نہیں ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ وجاہت حسین اور احمد صاحب نے حریم کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے۔ پھر عفت جہاں نے اور شگفتہ بیگم نے حریم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ جب تک انہوں نے حریم کو پکڑا عمر فاروق نے 7 کالے دھاگے گن کر نکال لیے اور ان کے حریم کو پکڑتے ہی پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر پڑھتے ہی پہلا دھاگا انہوں نے حریم کے گلے میں ڈال دیا۔ گلے میں دھاگا پڑتے ہی حریم کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا۔ عمر فاروق صاحب نے حریم کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماری اور پھر دوسرا دھاگا بھی حریم کے گلے میں ڈال دیا۔ ہر دھاگے کے گلے میں ڈالنے پر حریم کا جسم گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا تھا۔ چھٹا دھاگا گلے میں پڑنے پر حریم کے جسم سے دھواں نکلنے لگا، کالا سیاہ بدبودار دھواں۔ وجاہت حسین، احمد صاحب، شگفتہ بیگم اور عفت جہاں کے ہاتھ اب تپش سے جلنا شروع ہو گئے تھے۔ حریم کا جسم اس قدر گرم ہو رہا تھا جیسے بھٹی میں رکھی ہوئی ہو کوئی لوہے کی چیز۔ سارے کمرے میں اچانک بہت سی عورتوں کے برونے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے بہت سی عورتیں کسی مردے کے پاس بین ڈال رہی ہوں۔ بین شروع ہوتے ہی حریم کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونے لگے جیسے کسی مرگی کے مریض کے پیر ہاتھ ہوتے ہیں۔ عمر فاروق کے 7واں دھاگا حریم کے گلے میں ڈالتے ہی حریم کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کے جسم کا درجہ حرارت بالکل درست ہو گیا اور حریم اپنی نارمل حالت میں آ چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کے ناخن سیاہ ہی تھے۔ عمر فاروق نے عرق گلاب کی شیشی پر کچھ دم پڑھ کر حریم کے چہرے پر کچھ عراق گلاب چھڑکا۔ چہرے پر عرق گلاب کے چھٹکتے ہی حریم نے دونوں آنکھیں پھٹ سے کھول دی۔ عمر فاروق نے سب سے حریم کو چھوڑنے کو کہا۔ چھوڑ دیں اب، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب نے عمر فاروق کی بات سن کر سکون کی سانس لی۔ شکر ہے اللہ۔ حریم نے سب کو دیکھا اور کوشش کر کے اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ رکو بیٹا میں بٹھاتی ہوں۔ نہیں امی میں بیٹھ جاؤں گی۔ عفت جہاں نے چونک کر حریم کی جانب دیکھا۔ کیا کہا بیٹا؟ کچھ نہیں امی، بس یہی کہا میں بیٹھ جاؤں گی۔ اف یا اللہ، شکر ہے تیرا، میری حریم ٹھیک ہو گئی۔ امی سائم کہاں ہے؟ میں تو ان کے ساتھ حیدرآباد جا رہی تھی، تو میں یہاں کیسے آ گئی؟ بیٹا تم اپنے راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی تو تم سائم تمہیں میرے پاس چھوڑ کر حیدرآباد چلا گیا۔ اوہ اچھا۔ امی یہ لوگ کون ہیں؟ بیٹا یہ سائم کے چچا چچی ہیں، مگر میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ بیٹا یہ یہاں نہیں ہوتے، حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ امی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا رات کے 8 بج رہے ہیں۔ اوہ اچھا۔ امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ ہاں بیٹا تم آرام کرو، ہم باہر ہیں۔ سب لوگ حریم کے کمرے سے باہر آ کر لونچ میں بیٹھ گئے۔ حریم نے باہر آ کر ان سے اجازت چاہی۔ بہن اب بچی ٹھیک ہے، میں نے باندھ دیا ہے، نہ وہ اس کو لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی قریب آ سکتے ہیں۔ بس یہ دھاگا جو پہنایا ہے گلے سے نہیں اترے اور یہ عراق گلاب بھی پانی کے ساتھ پلاتے رہیے گا۔ اب اجازت دی۔ بہت مہربانی بھائی صاحب آپ کی۔ نہیں بہن ایسے نہیں کہیں، وہ میری بیٹی ہے۔ اچھا احمد بھائی، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عمر، اللہ حافظ۔ وجاہت حسین نے عمر فاروق کو گلی کے کونے پر اتارا اور وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ عمر فاروق نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی نہیں آیا۔ کافی دیر زور زور سے دروازہ پٹنے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔
پھر بجانے پر ایک دم سے خود ہی کھل گیا دروازہ۔ عمر فاروق یہ سوچ کر حیران تھے کہ دروازہ کھولنے کی آواز تو کوئی نہیں آئی، تو یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا تھا؟ اگر کھلا ہوتا تو کھل کیوں نہیں رہا تھا؟ عمر فاروق نے پریشانی سے گھر کے اندر قدم رکھا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ان کی بیوی تو رات کو گھر میں روشنی رکھنے کی عادت تھی۔ عمر فاروق کے دل کو خدشہ ستانے لگا۔ اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے عمر فاروق نے آیات کا ورد شروع کر دیا، اور ان کے کانوں میں اب چپڑ چپڑ چبانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے کے سامنے پہنچے، انہوں نے غصے سے کہا، کون ہے اندر؟ ان کی آواز سن کر گہری خاموشی پھیل گئی، اور اچانک سے 4 ہیولے اپنے چاروں ہاتھوں پیروں سے بھاگتے ہوئے خون میں لتڑی زبانیں نکالنے عمر فاروق سے ٹکرا کر گھر سے باہر تیزی سے نکل گئے۔ عمر فاروق نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کا دل خراش منظر ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسما اپنی پھٹی ہوئی منتظر آنکھوں سمیت دروازے کی جانب مردہ حالت میں آدھی کھئی لاش کی صورت میں پڑی تھی۔ ساری زمین تازہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کمرے سے بہت ہی غلیظ تعفن اٹھ رہا تھا۔ عمر صاحب اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر صدمے سے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور بے بسی سے تو رونے لگے۔ یا اللہ! صبح احمد صاحب نے وجاہت حسین کو فون کیا۔ ہیلو! وجاہت گھر پہنچ گئے تھے؟ ہاں پہنچ گیا تھا احمد، ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ عمر کی بیوی کو کل رات وہ مار کر کھا گئے۔ کیا بول رہے ہو وجاہت؟ وہی بول رہا ہوں جو ہوا ہے۔ ظہر میں اس کی بیوی کی نماز جنازہ ہے، اگر آنا چاہتے ہو تو آ جانا۔ میں آؤں گا۔ بہت افسوس ہوا یار مجھے سن کر، وہ خبیث وہاں بھی چلے گئے۔ ہاں عمر نے تمہاری مدد کی، اس کی بچی کو ان سے بچایا، بدلہ تو لینا ہی تھا انہوں نے۔ چلو بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور سنو، عمر نے کہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کے علم سے باہر کی بات ہے۔ مگر یار پھر میں کیا کروں گا؟ عفت بہن کیا کرے گی؟ پھر تو ان کے بیٹے کا بھی کچھ نہیں پتا۔ تم پریشان نہیں ہو، اس نے کہا ہے کہ میں تم سے بولوں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے تمہارا بلاوا آیا ہے۔ کیا مطلب میرا بلاوا؟ میں سمجھا نہیں، احمد صاحب نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب میرے بھائی تمہیں مزار پر بلایا ہے مرشد نے۔ دوستو، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔